नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। भाजपा सरकार के 20 साल के गरीब कल्याण का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हुए मंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि भाजपा की सरकार ने बीमारू मध्य प्रदेश को बेमिसाल राज्य बनाया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा भाजपा कार्यालय लोक शक्ति भवन पर आयोजित पत्रकार वार्ता को मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के बाद से 2003 तक ज्यादातर समय कांग्रेस की ही सरकारें रही हैं। इन सरकारों ने प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया। इसका मतलब था मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल था जो देश के विकास में बाधक थे। 2023 में प्रदेश में उमा भारती जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। बाद में बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान ने उस सरकार का नेतृत्व किया। भाजपा की सरकार ने प्रदेश को 20 सालों में बीमारू से बेमिसाल राज्य बनाया, बंटाढार से बुलंदियों पर पहुंचाया, पिछड़े से अग्रणी बनाया, समृद्ध और खुशहाल राज्य बनाया। बंटाढार और कमलनाथ इस बात का जवाब दे कि 53 सालों में उनकी सरकारों ने प्रदेश के लिए क्या किया। पत्रकार वार्ता में विधायक पारस जैन, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी सचिन सक्सेना, महामंत्री संजय अग्रवाल, सत्यनारायण खोईवाल, मीडिया प्रभारी दिनेश जाटवा, सह मीडिया प्रभारी राकेश पंड्या उपस्थित थे। उज्जैन के विकास की बात करते हुए मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि महाकाल लोक बनने के बाद उज्जैन का व्यापार, व्यवसाय और रोजगार तेजी से बढ़ा है। वहीं हमारे मध्य प्रदेश की सरकार के सहयोग से हमने उज्जैन में रोजगार के कई संसाधन जुटाए हैं। इनमें प्रतिभा सेंटेक्स जो कि 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसमें 11000 महिलाओं को आने वाले दिनों में रोजगार मिलेगा। ये सबसे बड़ी हमारी सरकार की रोजगार के संबंध में उपलब्धि है। एवं अमूल डेयरी प्लांट का लोकार्पण भी सितंबर माह में केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री कभी भी कर सकते हैं। उनसे तिथि मिलने के बाद इसका लोकार्पण किया जाएगा। इसमें भी क्षेत्र के कई लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं 5 लाख लीटर दूध यह प्लांट पर इकट्ठा किया जाएगा और इससे सारे उत्पाद बनेंगे जो देश भर में भेजे जाएंगे। इसके अलावा यूनिटी मॉल के निर्माण की राशि भी मंजूर हो चुकी है। यह यूनिटी मॉल ऐसा होगा जिसमें देश भर की हस्तशिल्प कला एवं अन्य कला के उत्पाद एक ही छत के नीचे पर्यटकों को मिलेंगे। वहीं खेल के क्षेत्र में राजमाता स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक का काम भी पूरा हो चुका है। इसका लोकार्पण भी 29 अगस्त को किया जा रहा है। इसके अलावा खेल गतिविधियों के लिए स्टेडियम में मान्य सुविधा भी जल्द जुटाई जा रही है। किस प्रकार से देख रहे हैं इसको? देखिए, मुझे इस बात की प्रसन्नता के स्टेट गवर्नमेंट में माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी ने हमारा अपना 20 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया और कांग्रेस को चुनौती दी है कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड 53 साल का प्रस्तुत करें। उनके समय कोई विकास नहीं हुआ। और जहाँ उज्जैन से मैं बात कर रहा हूँ तो उज्जैन का गली मोहल्ला कोना कोना हमारी सभी प्रकार के विकास की चीज़ें बता रहा। अकेले उज्जैन में 8000 करोड़ के निर्माण कार्य आज चल रहे हैं। इन विकास कार्यों के बलबूते पर हम आगे काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यहाँ पर चिकित्सा, शिक्षा, उद्योग, धार्मिक पर्यटन, आवागमन के सभी मार्ग, रेलवे की कनेक्टिविटी, एयर की कनेक्टिविटी, सभी प्रकार की सुविधा लगातार बढ़ रही है। इसी के कारण से उज्जैन के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर हम अपने बाकी राज्यों में भी अपने जनाधार को बढ़ाएंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। बीजेपी द्वारा तराना आए गुजरात विधायक को लेकर महेश परमार के बयान का विरोध बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। तराना विधायक महेश परमार और गुजरात के विधायक दोनों आमने सामने हो गए और बयानबाजी काफी तेज हो गई। उधर उज्जैन जिले की तराना विधानसभा में भाजपा ने प्रत्याशी ताराचंद गोयल को टिकट दिया है। गुजरात से आए विधायकों के सामने भाजपा कार्यकर्ता अपना विरोध दिखा रहे हैं, पर गुजरात से आए विधायक इस बात को गलत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा कोई विरोध नहीं हो रहा है। इसी को लेकर स्थानीय विधायक महेश परमार ने भी गुजरात से आए विधायकों को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि वहां की जनता को किसके हाल पर छोड़कर आए हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा ने विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले ही 39 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर बढ़त तो बना ली, लेकिन अब यह कदम उनकी परेशानी बन गया है। 39 में से 17 विधानसभा सीटों पर विरोध तेज हो गया है, जिसमें तराना विधायक भी शामिल है। भाजपा ने विरोध को दबाने के लिए डैमेज कंट्रोल पर काम करना शुरू कर दिया है। उधर गुजरात से आए विधायक ने भी महेश परमार को जवाब दिया है कि वे खुद घटिया के रहने वाले हैं और तराना के लिए बाहरी हैं। इनके कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूँ, जो भी हमारे परिवार के लोग हैं, क्या आवश्यकता है उत्तर प्रदेश के विधायकों को यहाँ लाने की? क्या आवश्यकता है गुजरात के विधायकों को यहाँ लाने की? क्या आवश्यकता है अमित शाह जी को बार बार मध्य प्रदेश में दौरे करने की? ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने 18.5 साल में मध्य प्रदेश को लूटा है, किसानों को लूटा है, युवाओं के रोजगार को इन लोगों ने बेचा है। मध्य प्रदेश के सर्वहारा वर्ग के साथ इन लोगों ने ठगी की है। अब ये तय हो चुका है
कि इनका आना जाना बंद करने वाले हैं। अभी थोड़े समय में गांव में बोर्ड लगने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ प्रवेश नहीं करें। मैं पूछना चाहता हूँ उन उत्तर प्रदेश और गुजरात के विधायकों से कि भैया जब यहाँ 3-3 महीने आप लोग पड़े रहोगे तो वहाँ की जनता का क्या होगा, ये भी तो सोचो। अमित शाह जी वहाँ जहाँ से चुनकर जहाँ भेजा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी कथनी और करनी में अंतर है। विधायक ने भी आरोप लगाया कि अमित शाह ने कुछ विधायकों को भेज दिया मध्य प्रदेश के अंदर, शायद उनको डर सता रहा है और इस तरह को आरोप लगा रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? महेश वर्मा जो विधायक आरोप लगा रहे हैं ना, वो भी स्थानिक नहीं है, तराना के भी नहीं। उसको तो पता चलना चाहिए कि मैं भी तराना नहीं हूँ। वो कहाँ रह रहा है अभी? तराना में तो रहता नहीं है। हम तो गुजरात से एक पार्टी का कार्यकर के लिए आए हैं और हमारे अमित शाह और नरेंद्र मोदी साहब है ना, ये गुजरात के छठी बार आए हैं। इस बार भी मध्य प्रदेश शिवराज जी भी आएंगे, गुजरात मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे, इसलिए आए हैं। सर जिस तरह लोगों का विरोध चल रहा है, किस तरीके से विरोध को शांत करेंगे? विरोध तो है ही नहीं, एक तरफी है अभी तो। वो महेश परमार है ना, वो लड़ना ही नहीं चाहता अभी तो। उसको पता, आपको पता नहीं होगा, महेश परमार तो अभी लड़ना ही नहीं चाहता तराना में, ऐसा मैंने सुना है। अभी आप विजिट कर रहे हो तो किस तरह का माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा है। 25 से 30 हजार मत से जीतेंगे, इससे ज्यादा मत से जीतेंगे यहाँ से। कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं उसमें, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं उस मामले में। आपको ये तो कोई विरोध नहीं है, किसी का विरोध नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। ये आपसी गांव का विरोध है, ये कोई पार्टी का? नहीं, उसके बाद दूसरी बात है। जिला न्यायालय परिसर में एक दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी के आयोजन में सेवाधाम आश्रम के विशेष बच्चों के द्वारा बनाई गई हस्तशिल्प राखियों को जिला न्यायाधीश ने सराहा है। सेवाधाम आश्रम के नन्हे मुन्हे विशेष बच्चों के द्वारा बनाई हस्तशिल्प एवं राखियों की एक दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में न्यायाधीश आर के वाणी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मुख्य अतिथि में सदगुरु रणछोड़ दास जी महाराज के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर विशेष रूप से सुनील कुमार, विशेष न्यायाधीश कपिल भारद्वाज, जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कीर्ति कश्यप, षष्ठम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पास्को अधिनियम एवं परिदर्शक सुनील कुमार शोक, नवम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश शशिकांत वर्मा, सप्तम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश विवेक चंदेल, अष्टम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश राजेश जैन, JMFC अतुल यादव, JMFC सीताराम दास, JMFC राजेंद्र सिंह सिगार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंद्रेश मंडलोई, जिला विधिक सहायता अधिकारी पैरालीगल वॉलंटियर पिंकी यादव, प्रीति धाणक सहित न्यायालयीन समस्त कार्यालयीन स्टाफ एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे। न्यायाधीश श्री वाणी से सेवाधाम आश्रम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल को काफी सराहा और कहा कि आगामी रक्षाबंधन पर्व पर दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाई गई राखियों का प्रदर्शन एवं वितरण काफी प्रभावशाली रहा और इससे जो भी राशि एकत्र होगी वह बच्चों के कल्याण में व्यय होगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्राम बामोरा में कई निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया, जिसमें करोड़ों रुपए की लागत से विद्युत उपकेंद्र शांतिधाम में शोक सभा मंडपम एवं बाउंड्री वॉल का निर्माण होगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, गुजरात के विधायक दर्शना वाघेला, निगम सभापति कलावती यादव और अन्य जनप्रतिनिधियों ने चंदूखेड़ी रोड बामोरा में 33/11 केवी उपकेंद्र का भूमि पूजन किया। इसी तरह शांतिधाम में शोक सभा मंडपम एवं बाउंड्री वॉल के निर्माण कार्य का भी भूमि पूजन किया गया। शांतिधाम में दोनों कार्यों की लागत 10 लाख रुपए रहेगी। MPEB की ग्रिड की लागत 2 करोड़ 60 लाख रुपए रहेगी। ग्रिड के बनने से ग्राम बामोरा सहित आसपास के आकाशोदा, असलाना, नलवा, सेमदिया, बुचाखेड़ी, सोमान, दवराखेड़ी, चंदूखेड़ी सहित गांवों के लगभग 5000 उपभोक्ताओं को विद्युत समस्या से छुटकारा मिलेगा। इस अवसर पर ग्राम बामोरा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वागत भाषण रवि वर्मा ने किया। अतिथियों का स्वागत सरपंच सीमा जाट एवं उनके प्रतिनिधि गोपाल जाट ने साफा बांधकर पुष्पहारों से स्वागत अभिनंदन किया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में अनेक विकास कार्य हुए हैं और यह सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। ग्रिड के बनने से क्षेत्रवासियों को लाभ मिलेगा। वहीं नल जल योजना के अंतर्गत हर घर नलों से पानी पहुंचाने का कार्य भी किया जाएगा। सरकार हरदम प्रयास कर रही है कि ग्रामीणों के जीवन में बदलाव लाए। ये जोरदार तालियां बहन अपनी दर्शना जी के लिए और एक और दीदी नगर निगम की सभापति कलावती दीदी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। समूचे मंच के लिए मंडल अध्यक्ष महामंत्री क्या बोले गोपाल कृष्ण भगवान की
महाकाल महाराज की। दर्शना जी, मैं बताना चाहूँगा हमारे पूरे दक्षिण क्षेत्र के अंदर ये सरपंच रह चुके, पत्नी भी सरपंच। इस गांव की विशेषता है कि ये सारा गांव हमारा अनुसूचित असरवा विधानसभा क्षेत्र गुजरात की विधायक श्रीमती दर्शना वाघेला ने भी उपस्थिति जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि अपने क्षेत्र में एक उच्च शिक्षित व्यवस्थित डॉक्टर मोहन यादव का चयन किया है, वह स्वागत योग्य है। इनके द्वारा अनेकों विकास के कार्य कराए गए हैं, चाहे उद्योग हो या मेडिकल हब हो या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवीन कोर्स खोलने का काम हो। ऐसे कितने ही काम इनके द्वारा करवाए गए हैं। शिक्षित व्यक्ति की एक अलग ही पहचान होती है। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि एक महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लागू कर बहनों के खातों में प्रति माह 1,000 रुपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस राशि में सरकार समय समय पर बढ़ोतरी कर 3,000 रुपए तक की राशि बहनों के खाते में जमा कराने की कार्रवाई की जाएगी। एमपीबी ग्रामीण के अधिकारी श्री सेठ और सरपंच प्रतिनिधि गोपाल जाट ने बताया कि बामोरा क्षेत्र में 33/11 उपकेंद्र की सौगात मिलने से क्षेत्र की समस्या, वहीं ट्रिपिंग एवं वोल्टेज की समस्या भी समाप्त होगी। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड एसटीसी संभाग उज्जैन योजना के अंतर्गत ग्रिड बनाया जाएगा। इस ग्रिड की क्षमता 5 MV रहेगी। इस ग्रिड से वर्तमान वे 5,000 उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में बहुत अच्छा वोल्टेज प्राप्त होगा और अल्ट्रा पावर सप्लाई मिलेगी। अभी वर्तमान में चंदूखेड़ी उपकेंद्र से निर्मित 2 फीडर सप्लाई हैं। पहला चंदूखेड़ी घरूरू फीडर एवं अंबोदिया घरेलू फीडर है। बामोरा में उपकेंद्र बनने से बामोरा गांव की लंबाई मात्र 1 किलोमीटर हो जाएगी, जिससे वोल्टेज की समस्या से निजात एवं ट्रिपिंग में कमी हो जाएगी। जो ग्रिड बनने वाला है, किस प्रकार से बनेगा और इससे कितने लोग और कितने गांव लाभान्वित होंगे? इसमें लगभग 8 गांव लाभान्वित होंगे और ये लगभग 2.5 करोड़ का है और इसमें लगभग अभी वर्तमान में 5,000 होंगे। उसके बाद प्रोग्रेस में लगभग 30,000 लोगों को ये ग्रिड सप्लाई दे सकता है। इससे सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहेगा कि अभी चूँकि चंदूखेड़ी से आ रही है लाइट, तो यहाँ से पास पड़ेगा बामोरा, तो बामोरा की लाइन फॉल्ट नहीं होगी। लगभग 24 घंटे उसकी सप्लाई मिलेगी। क्या क्वालिटी बढ़ेगी लाइट की? हाँ, लाइट की सप्लाई अच्छी बढ़ेगी, स्टाफ मिलेंगे और ग्रिड की लेंथ, लाइन की लेंथ छोटी होगी तो लाइन की सप्लाई अच्छी हो जाएगी। कब तक कम ये तो हमारे हाथ में है। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 6 महीने के अंदर हम कंप्लीट कर देंगे। विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ है। ये हमारे गांव में एक नवीन ग्रिड स्वीकृत हुआ है, जिसमें करीबन 12 गांवों को यहाँ से बिजली मिलेगी, सप्लाई होगी। पहले चंदूगढ़ी सप्लाई होती थी, तो ये माननीय मंत्री जी ने सौगात दी है। उसके साथ में शमशान शेड में खड़े रहने की जगह नहीं थी, इसलिए इन्होंने विधायक निधि से 5 लाख रुपये शेड बनाने के दिए हैं और आज विधिवत भूमि पूजन हुआ है और सभी ग्रामीणों को बड़ा हर्ष और खुशी की लहर है। रक्षाबंधन का भी कार्यक्रम है और माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके क्षेत्र में कितने काम हुए हैं आपके कार्यकाल में? मेरे क्षेत्र में तो सरपंच बनने के बाद में 1 साल में बहुत अच्छा काम हुआ है। बमोरा से रत्नाखेड़ी चिंतावन और ये ग्रिड बन रहा है। एक सड़क और दी थी कांकरेडी ने, वो बना दिया। स्कूल में भी बन रहा है और एक आंगनबाड़ी भवन में एक टंकी है पानी की। तो सभी सौगातें माननीय मंत्री जी ने दी और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंत्री जी का बहुत बहुत दिल से आभार। फ्रीगंज के निर्माणाधीन हॉस्पिटल से 2 लाख के तार के बंडल चोरी हो गए हैं। मामले की जांच नीलगंगा पुलिस द्वारा की जा रही है। माधव क्लब मार्ग पर एक निजी अस्पताल बन रहा है, जहां 2 लाख से अधिक की चोरी हो गई। चोरी की घटना को लेकर नीलगंगा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले में पता लगा रही है। वहीं काम करने वालों से भी मिली भगत की आशंका है। झांसापुरा निवासी अंकित यादव की तरफ से चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस को बताया कि माधव क्लब 3 बत्ती चौराहा पर SN कृष्णा हॉस्पिटल निर्माणाधीन है। यहां से बिजली के पॉलीकैप कंपनी के वायर 2.5 mm के 8 बंडल व 1.5 mm के 11 बंडल चोरी हुए हैं। जहां से माल चोरी हुआ है वहां ताला लगा रहता है। बिना ताला टूटे माल गया है, इसलिए आशंका वहीं से किसी वर्कर की मिली भगत की लग रही है। हॉस्पिटल का यहाँ पे किस प्रकार की चोरी घटना हुई और क्या आपने शिकायत करी है? ये 22 तारीख को शाम को 6 बजे केबल्स आए थे, कम से कम 12 लाख की केबल्स आई थी पॉलीकैप्स की, जो कि चेक करके गोदाम के अंदर शाम को 6 बजे रख दी गई। फिर उसके बाद जब अगले दिन 23 को सुबह 9:30 बजे स्टोर रूम हमने खोला, जो कि लॉक था, तो उसमें से वो केबल मिसिंग थी। बस यही हुआ। इसके बाद सबको जानकारी दी इस बात की। फिर पुलिस ने नीलगंगा थाने पर अपने प्रकरण में दर्ज करवाया कि स्टोर रूम में ताला लगा था, फिर भी केबल चोरी हो गई, जिसकी चाबी चौकीदार के पास रहती है स्टोर रूम की। तो उसके बाद भी नाइट पर अपने यहाँ 2 गार्ड है और डे में भी, दिन में भी 2 गार्ड है। उसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में केबल थी, तो ये चोरी हुई मतलब
कहीं लोगों स्टाफ का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है बगैर ताला टूटे? हाँ, हो सकता है स्टाफ, मतलब यहाँ कोई काम करने वाला ही है जी, जो ये कर सकता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन उसके पास ही थी कि शाम को 6 बजे चोरी हुई। मतलब पूरा जो 12 लाख का माल था वो चोरी हुआ, उनमें से कुछ केबल मतलब कम से कम 15 बंडल चोरी हुई केबल की। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। भाई और बहन के अटूट रिश्ते के पर्व रक्षाबंधन के अवसर पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे पास स्टोन राखी, चूड़ा राखी, भैया भाभी की पैर राखी, बच्चों की टेडी राखी, फोम एवं जरी राखी, भगवान के फुंदे, डोरी पत्ते वाली बच्चों की घड़ियाँ, फ्रेंडशिप बेल्ट, चंदन राखियाँ, पर्ल राखी, ब्रेसलेट राखियाँ, रामाजी पैटर्न सहित और ज्यादा वैरायटियाँ उपलब्ध हैं। रेट और क्वालिटी में मध्य प्रदेश का नंबर 1 काउंटर। सन 2002 से आपकी सेवा में उपलब्ध विश्वास का दूसरा नाम ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल राखियों का होलसेल और रिटेल शोरूम। हमारा पता है 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टॉकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। इस पर्व राखियाँ ले जाइए और अपने बंधन को और अटूट बनाइए। रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में इतनी वैरायटी कहीं भी एक ही काउंटर पर बताने पर 10,000 का नगद इनाम। एक बार अवश्य पधारें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। मतदाताओं को जागरूक करने हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन चरक हॉस्पिटल से किया गया। कलेक्टर जिला उज्जैन के निर्देशानुसार लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जिला उज्जैन द्वारा मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को सीएमएचओ डॉक्टर दीपक पिप्पल द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली मातृ एवं शिशु चिकित्सालय चरक भवन से प्रारंभ हुई एवं विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए मतदाता जागरूकता हेतु प्रचार प्रसार किया गया। रैली में डॉक्टर रेणुका डामोर, जिलाशय अधिकारी डॉक्टर रौनक एलजी, आरबीएस के नोडल अधिकारी, ग्लोबल प्रशांति नर्सिंग कॉलेज उज्जैन से दीपिका व्यास एवं नर्सिंग के छात्र छात्राएं, एसएसजी मेडिकल इंस्टीट्यूट से रविंद्र परमार व नर्सिंग के छात्र छात्राएं, विभाग के विभिन्न अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। रैली में नर्सिंग के छात्र छात्राएं हाथों में तख्तियां लेकर चल रहे थे। इनके द्वारा तख्तियां एवं नारों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने हेतु प्रचार प्रसार किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उज्जैन डॉक्टर दीपक पिप्पल द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 को अधिक से अधिक मतदान करने हेतु जागरूक करने के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत यह आयोजन किया गया है। क्योंकि मध्य प्रदेश में निर्वाचन का काम शुरू हो गया है और हम इस 2023 के लास्ट में चुनाव होने वाले हैं जी, इसलिए हमारे जो लोग थे, हमारा जो स्टाफ था, उनके लोगों के द्वारा हमने जन जागरूकता रैली निकाली, जिससे जन सामान्य में मतदान को बढ़ावा देने के लिए जो हमारे नए वोटर्स हैं उनके लिए एक अवेयरनेस कैंपेन के लिए हमने रैली निकाली, जिससे कि हमारा मतदान प्रतिशत बढ़े, वोटर का अधिकार वोटर समझे और मतदान करना बहुत जरूरी है, ये पहचान। ओके, थैंक यू। उज्जैन में इन दिनों चोर सक्रिय है। शास्त्री नगर गली नंबर 4 में बन रहे मकान का दिन दहाड़े दरवाजा लेकर जा रहे चोर को मकान मालिक ने धर दबोचा और पुलिस के हवाले किया। उज्जैन में लगातार चोरियां पूरे शहर में बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो पुलिस बिल्कुल सुस्त दिखाई दे रही है। ताजा ही मामला आज सुबह का है। शास्त्री नगर गली नंबर 4 में बना रहे मकान पर चोरों ने धावा बोला।
दिन दहाड़े दरवाजा गाड़ी पर रखकर ले जा रहे थे। अचानक मकान मालिक बाहर आया और उसने चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। हालांकि पुलिस गश्त करने की बात करती है लेकिन सड़कों पर नजर नहीं आती। क्षेत्र के रहवासियों का कहना है कि आए दिन इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में लगातार चोरियां हो रही है और पुलिस का कोई ध्यान नहीं है। किस तरह घटना यहाँ घटी? आपने अभी चोर को भी यहाँ पकड़ा रंगे हाथ, तो कहाँ पर मकान है, किस तरह घटना घटी? ये मकान शास्त्री नगर गली नंबर 4 में है, हनुमान जी की मंदिर के सामने, बगीचे के सामने। अभी आधे घंटे पहले की बात है, मैं मकान पे सरी करने के लिए आया तो मैंने देखा कि ये एक व्यक्ति ऊपर से गेट उतार के आ रहा था। तो मैंने इससे पूछा कि भैया आप कौन हो? तो बोले मुझे रितेश भैया ने पूछा है। तो मैंने इसका 2-5 मिनट वेट भी करा कि बुला लो कौन है रितेश भैया। मैं कभी हो सकता है कोई परिचित हो, ले जा रहा हो, लेकिन ये वो बोले पाउच खाने का है किराने की दुकान पे। तो वहाँ से ये होके आया और फिर यहाँ आके यहाँ पाली पे बैठ गया। बोले पता नहीं वो भैया आ रहे हैं, कहीं गए। तो मैंने बैठ आ जाए जब चले जाना। तो 5 मिनट बैठा और फिर ये गाड़ी की चाबी लगा के, गाड़ी भी शायद चोरी की, पता नहीं नंबर प्लेट किसकी है नहीं। तो ये ने चाबी लगा के गाड़ी आगे बढ़ा ली और मैंने गाड़ी इसकी पकड़ ली कि पहला रितेश भैया को बुला ले, तू ये गेट ऐसे कैसे ऊपर गच्ची पे से उतार के ले आया। तो उसके बाद फिर मेरे को शक हुआ, तो मैंने इसको फिर रोका और इसको फिर पकड़ के मैंने पुलिस को सूचना दी। किस तरह गेट था और क्या लेने की कोशिश कर रहा था? ये लोहे का गेट था, हमारे डिसमेंटल होके थोड़ा सा रिनोवेट हो रहा है मकान। तो ये गेट ऊपर छत पे ही रखा हुआ था, तो ये वहाँ से उतार के, और जबकि चढ़ने के लिए कोई जगह भी नहीं है, ये बहुत मशक्क़त करके लेके आया ऊपर से नीचे उतार के। तो कितने लोग थे? अकेला था और भी साथी इसके साथ? अकेला था। ये किसी एक व्यक्ति का नाम बता रहा था, रितेश करके। अब वो रितेश कौन था बंदा इसके बाद उसका मोबाइल नंबर भी नहीं। ये बता रहा है कि मैं सराय में काम करता हूँ, बस। इसके अलावा संबंधित थाने को अपना सूचना कर दी है? हाँ, उनको कर दी, नीलगंगा थाने पर हमने सूचना दी। MIPS के दीक्षारंभ समारोह का हुआ शुभारंभ। MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के महाकाल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल स्टडीज में सप्ताह भर चलने वाले दीक्षारंभ समारोह का गुरुवार को शुभारंभ हुआ। दीक्षारंभ समारोह बी फार्मा और डी फार्मा के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को महाविद्यालय एवं महाविद्यालय के वातावरण से अवगत कराने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम में डेनिस हेल्थ केयर उज्जैन के संस्थापक मुर्तुजा अली बड़वाहवाला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के वाइस चेयरमैन आकाश वशिष्ठ, MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के DN एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर VK शर्मा, MICPS के निदेशक डॉक्टर SC महाजन और MICPS के प्राचार्य डॉक्टर विकास जैन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित से हुआ। तत्पश्चात श्री आकाश वशिष्ठ ने स्वागत भाषण में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट उन्हें शोध करने का वातावरण उपलब्ध कराएगा तथा विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि महाविद्यालय के शिक्षकगण एवं अन्य स्टाफ विद्यार्थियों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहेगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुर्तुजा अली ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि डेनिस हेल्थ केयर कई MNCs से संपर्क में है। यह उज्जैन के फ्रेशर्स को भी आगे बढ़ाने का एक मंच उपलब्ध करवा रहा है। दूसरे सत्र में डॉक्टर आकांक्षा जगवानी ने विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों से अवगत करवाया तथा श्री योगेंद्र मालवीय एवं अंजलि चौरसिया ने मिलकर वातावरण को सहज बनाने के लिए विद्यार्थियों से मनोरंजन गतिविधियां करवाई। दीक्षारंभ के पहले दिन का समापन विद्यार्थियों को महाविद्यालय परिसर की सैर के साथ हुआ। आज महाकाल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में बहुत ही सुंदर आयोजन रखा गया। यहाँ जो नए विद्यार्थी हैं, बी फार्म कर रहे हैं, उन लोगों के लिए, यहाँ की फैकल्टी के लिए एक शुभारंभ किया गया ट्रेनिंग का कि बच्चे कैसे पढ़े और अपने शहर को आगे बढ़ाए। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा मुर्तज़ा जी का, जो कि एक बहुत अपकमिंग एंटरप्रेन्योर हैं फार्मा वर्ल्ड में, उज्जैन में, जो फार्मा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उज्जैन में। सबसे पहले उनका थैंक यू कि वो यहाँ पे आए, हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करा और उनकी जो भी लर्निंग्स हैं वो शेयर करी। आगे में हम लोगों ने बच्चों को बताया कि MIPS में हम लोग आने वाले 4 साल में उनके लिए क्या करने जा रहे हैं और कैसे एक होलिस्टिक फार्मा डेवलपमेंट, जो कि आज फार्मा जेनरिक ऑफ द वर्ल्ड है इंडिया, वो कैसे इसी फील्ड में आगे इनोवेशन से और आगे बढ़ सके, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ थोड़े अपने थॉट्स शेयर किए। उज्जैन के एक बहुत बड़े दवा व्यवसाय के ऑनर है, मैं उनको अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि वो हमेशा इसी तरह से उन्नति करते रहें
और आगे बढ़ते रहें। उनका दवा व्यवसाय में अच्छी दवाइयाँ बनाने में हमेशा योगदान रहे, इसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं। बीते दिनों फ्रीगंज स्थित एक कैफे पर 7 फीट लंबा सांप निकला, जिसे सर्प विशेषज्ञ की मदद से पकड़कर जंगल में छोड़ा गया है। फ्रीगंज स्थित विनायक कैफे पर एक 7 फीट लंबा सांप निकला, जिसे सर्प विशेषज्ञ टोनी इंगले द्वारा रेस्क्यू किया गया। टोनी इंगले ने बताया कि सूचना मिली थी कि फ्रीगंज स्थित विनायक कैफे पर एक सांप निकला है, जिसे हमारे द्वारा रेस्क्यू किया गया। सांप घोड़ा पछाड़ा था, जो कि जहरीला नहीं होता है और लगभग 7 फीट लंबा था, जिसे पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया है। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आज सामूहिक अवकाश पर है, जिन्होंने सुबह टावर चौक से रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। सरकारी विभागों में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी वेतन भत्ते और पुराने पेंशन योजना बहाल करने के सहित अन्य मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने आज तक उनकी मांगें मंजूर नहीं की, जिससे अधिकारियों और कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है, जिसके चलते आज पूरे प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं, जिसमें उज्जैन भी शामिल है। यहाँ भी नाराज अधिकारी और कर्मचारियों ने संयुक्त मोर्चे के बैनर तले टावर चौक पर एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेता देवेंद्र व्यास ने बताया कि यदि सरकार ने हमारी वाजिब मांगें मंजूर नहीं की तो अगले माह प्रदेश के समस्त अधिकारी और कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी अप्रैल माह से धरना ज्ञापन रैलियों के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार से मांग कर रहे थे कि कर्मचारियों की वाजिब मांगों को पूरा किया जाए, उनके महंगाई भत्ते की एरियर राशि दी जावे, पुरानी पेंशन की बहाली की जावे, गृह भाड़ा भत्ता, यात्रा भत्ता आदि भत्तों की दरों में परिवर्तन किया जावे। हम लोगों को जो भत्ते मिल रहे हैं वे छठे वेतन आयोग के 15 साल से हमें वही वेतन भत्ते मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारा जो महंगाई भत्ते का एरियर देने के लिए जो पैसे का प्रबंध किया था वह सारा पैसा प्रदेश की लाडली बहनाओं को दे दिया गया और हम कर्मचारियों को मध्य प्रदेश सरकार लगातार अंगूठा दिखा रही है। अब मध्य प्रदेश के कर्मचारी चुप नहीं बैठने वाले हैं। आज पूरे मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी एक दिन का सामूहिक अवकाश आंदोलन कर शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। शासन ने आने वाले दिनों में भी यदि कर्मचारियों की मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया तो सितंबर माह में मध्य प्रदेश के समस्त अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और मध्य प्रदेश की विकास की प्रगति का पहिया रोक देंगे। कितने कर्मचारी हड़ताल पर? आज उज्जैन में लगभग 70-80 हज़ार कर्मचारी अभी तक अवकाश आवेदन दे चुके हैं और पूरे प्रदेश के आज लाखों कर्मचारी आज सामूहिक अवकाश आंदोलन पर है। मेरा नाम देवेंद्र व्यास, मैं संयुक्त मोर्चा संभाग उज्जैन का संभागीय अध्यक्ष हूँ और मध्य प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ का वरिष्ठ प्रांत अध्यक्ष। आज महिला पुलिस परामर्श केंद्र में एक अजीब मामला पहुंचा, जिसमें काफी समझाइश के बाद पति पत्नी दोनों पत्नियों के साथ रहने और दोनों परिवारों का खर्चा उठाने के लिए राजी हुआ। आखिरकार इस अजब गजब मामले में शर्त 15 दिन पहली और 15 दिन दूसरी के साथ रहने के फैसले पर रजामंदी हो गई, जहां पति ने दोनों पत्नियों और बच्चों के देखभाल और खर्च उठाने की भी रजामंदी दी। उज्जैन जिले की घटिया तहसील में रहने वाले युवक की 15 साल पहले बामोरा निवासी महिला से विवाह हुआ था। इस दौरान उन्हें एक बच्चा भी हुआ। उसके बाद दोनों के बीच आए दिन विवाद होने लग गए। पति पत्नी तलाक के लिए कोर्ट पहुंच गए। इस दौरान पति ने एक अन्य महिला से दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी से भी 2 बच्चे हो गए। 15 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पहली पत्नी को पति के घर भेज दिया। पहली पत्नी के घर आने पर दूसरी नाराज होकर अपने मायके चली गई। पहली पत्नी अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए इंदौर में साथ रहने लगी, लेकिन कुछ साल बाद दोनों में फिर लड़ाई झगड़ा होने लग गया। पत्नी सामान लेकर उज्जैन पहुंच गई और महिला थाने में इसकी शिकायत का आवेदन दे दिया। महिला पुलिस ने पति को थाने बुलवाया और समझाइश देने का प्रयास किया। पहली पत्नी पति को छोड़ना नहीं चाहती थी और पति दूसरी पत्नी को पुलिस ने परामर्श केंद्र का सहारा लेकर दोनों को वहां पहुंचा दिया, जहां परामर्श केंद्र ने दोनों पत्नियों के साथ पति को बैठक बातचीत की तो दोनों पत्नियां 15 दिन पति के साथ रहने को तैयार हो गई। फैसला आपने करवाया, किससे क्या हुआ? क्या था पूरा विषय क्या?
पत्नी जो महिला थी जो अपने पास आवेदिका बन के आई थी, उसने अपने थाने पे एक आवेदन दिया था जिसमें उसका कहना था कि उसका पति उसको रख नहीं रहा ऐसा। तो हमने उसके पति को बुलवाया था। फिर काउंसलर मैडम ने उनकी काउंसलिंग करी थी। तो काउंसलर मैडम ने उनसे पूछा तो उनका क्या है डिसीजन ये हुआ कि उस वक्त एक पहले दिन जब काउंसलिंग हुई तो उनका कोई डिसीजन नहीं आया। तो हमने उनसे बोला कि आप न्यायालय की शरण ले, क्योंकि थोड़ा पेचीदा मामला था उनका और जो कोर्ट में ऑलरेडी उनका मामला चल रहा था। तो हम लोगों ने कहा कि आप न्यायालय जाके उनसे न्यायालय की शरण ले लें। तो उन्होंने फिर वो दोबारा थाने आए तो उन्होंने बोला कि नहीं मैडम आप तो यहीं से जो भी आपका है वो आप करा दे। फिर हमने काउंसलर मैडम से बोला, मैंने कहा मैडम आप सुने। तो काउंसलर मैडम ने उन लोगों को सुना तो उनसे उनका ये हुआ कि पति ने कहा कि मैडम जो सेकंड पत्नी है वो उसे भी छोड़ना, क्योंकि उसका भी 2 बच्चे थे। और मामले में ये था कि पहली पत्नी को 14 साल वो अपने मायके में थी, पहली पत्नी तो जो 14 साल थी ना, तो 14 साल में मतलब पति ने इसी बीच में दूसरी शादी कर ली। अब ये क्या कैसे ये तो हमें नॉलेज नहीं है उनके बीच क्या सिचुएशंस बनी। फिर उसके बाद जब सेकंड उन्होंने शादी कर ली, फिर ये पत्नी का जो भी 14-15 साल बाद डिसीजन आया, उसके बाद ये फिर पहली पत्नी इनके साथ रहने लगी। तो इनका जो भी मैटर आपसी समझौते से इन तीनों के बीच में जो बना, उसमें इन लोगों ने जो भी इनकी सहमति बनी ये लोग रहने लगे। उसके बाद अपने पास फिर पहली पत्नी आई कि मैडम मुझे तो मेरे पति के साथ ही रहना है। तो उनको समझाया तो पति ने बोला कि मैडम मैं दोनों का खर्चा उठाने को तैयार हूँ, मैं सब मतलब दोनों को किसी को भी मैं किसी एक के साथ अन्याय नहीं करना चाहता हूँ। तो काउंसलर मैडम से उन्होंने बोला कि एक काम करें मैडम आप उनसे बोलें कि मतलब मैं थोड़े दिन इनके साथ रहना चाहता हूँ, पति बोले और थोड़े दिन इनके साथ। तो काउंसलर मैडम ने उनकी पत्नी से पूछा कि भैया आप क्या चाहती हैं, आप अगर ऐसा चाहती हैं क्या। मैडम ने कम से कम 3 से 4 बार उनसे कंफर्म किया कि आप इस चीज़ में सहमत है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हाँ कर दी। तो मैडम ने कहा ठीक है भैया 1 मंथ है, आप आधा थोड़े दिन रह लें। ऐसे करके उनका डिसीजन हुआ। समझौता हो गया आपस में कुल मिलाकर? उन्होंने अपनी सहमति से उन्होंने ये बोला कि ठीक है मैडम हम राजी हैं इसमें। तीनों राजी हैं। तीनों का सेकंड पत्नी अपने थाने पे उपस्थित नहीं हुई। ये फिर उसको कैसे मालूम पड़ा कि 15 दिन उसको? ये उनके हस्बैंड ने मना किया था कि उनकी गोपनीयता रखना चाह रहा था सेकंड पत्नी की। अब वो उनके हस्बैंड वाइफ के अंडरस्टूड वाला जो भी मामला है वो हमें कोई नॉलेज। तो उसका जो सेकंड पत्नी है उसने आवेदन में एग्री किया है कि? सेकंड नहीं, फर्स्ट पत्नी ने आवेदन दिया। नहीं सेकंड वाली जो थाने पे नहीं बात को स्वीकार किया है कि जो दूसरी पत्नी भी अपने पास आई है। ये काउंसलिंग में तो नहीं आई थी। 18 अगस्त की देर शाम थाना देवास गेट क्षेत्र अंतर्गत चामुंडा माता मंदिर चौराहे पर बीएसएनएल कर्मी व आम आदमी पार्टी के शहर अध्यक्ष की पत्नी शालिनी शर्मा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया था जिसमें बस चालक सिग्नल तोड़ते हुए जाता दिखाई दिया और बस के नीचे शालिनी के आने से मौके पर शालिनी की मौत हो गई थी। अब 13 दिनों तक शालिनी को श्रद्धांजलि देने व औरों के साथ ऐसा ना हो उसको ध्यान में रखते हुए शालिनी के परिवार व आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने ट्रैफिक व्यवस्था संभालने का जिम्मा उठाया है। परिवार व पार्टी के लोग हर रोज चौराहे पर शालिनी को श्रद्धांजलि देकर ट्रैफिक व्यवस्था संभालते हैं। दरअसल 18 अगस्त की शाम शालिनी शर्मा 6:30 बजे करीब बीएसएनएल ऑफिस से घर की ओर जा रही थी। तभी अचानक चामुंडा माता मंदिर चौराहे पर बस ने सिग्नल तोड़ते हुए शालिनी की एक्टिवा को टक्कर मार दी थी। बस का पहिया शालिनी के ऊपर चढ़ने से शालिनी की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद से ही ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि चामुंडा माता मंदिर चौराहे पर कोई पुलिसकर्मी भी तैनात नहीं दिखता है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच में थाना देवास गेट पुलिस जुटी हुई है। आरोपी बस चालक को हिरासत में ले लिया गया था और बस भी जब्ती में ले ली गई है। क्यों आप लोग ये चौराहे पे बैठे हैं? अब क्या ये विगत 18 अगस्त को जो यहाँ चामुंडा माता चौराहे पे जो बस के साथ में जो हमारी बहन शालिनी शर्मा का दुखद सड़क दुर्घटना हुई है, उसमें निधन हुआ है, उसकी मृत आत्मा की शांति के लिए हम लोग यहाँ बैठते हैं। रोज़ 5 बजे शाम को बैठते हैं और घर पर गुरु पुराण का पाठ चल रहा है जो 5 बजे से 7 बजे तक चलता है और हम लोग यहाँ पे उस आत्मा शांति के लिए यहाँ बैठते हैं। और 7 बजे से हम लोग 8 बजे तक यहाँ ये देखते हैं कि ये जो उज्जैन की यातायात व्यवस्था है ये इतनी ध्वस्त हो पड़ी है कि यहाँ रेड लाइट में भी लोग नहीं रुक रहे हैं और यहाँ कोई पुलिस ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था नहीं है। ये कारण बहुत बड़ा कारण है कि फिजिकल उपस्थिति होना बहुत जरूरी है। भैया आप लोग भी ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हो, आप खुद भी कभी कभार ट्रैफिक संभाल रहे हैं? बिल्कुल हम कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग एक आम नागरिक हैं, हम लोगों को ट्रैफिक
का अनुभव थोड़ी है कि कैसे रोकना है, क्या करना है। लेकिन हमने खूब प्रयास किया, पिछले 2 दिन से हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो पुलिस वालों का काम होता है, जो वर्दी से लोग डरते हैं, या वर्दी इसीलिए दी जाती है पुलिस वालों को कि उससे पालन हो। तो कब तक चलेगा ये? पुलिस वाले की आवश्यकता बहुत जरूरी है। कब तक चलेगा अभी? ये हमारा 13वां जो है 29 तारीख को है, 12वां जो होता है वो 12वां 29 तारीख को, और 29 तारीख तक हम यहाँ रोज़ शाम 5 बजे से शांति बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्री सुश्री रेणुका सिंह आज उज्जैन प्रवास पर आई। इस दौरान उन्होंने महाकाल मंदिर में दर्शन कर पूजन अर्चना की। भारत सरकार की केंद्रीय जनजाति और विकास राज्य मंत्री सुश्री रेणुका सिंह आज 1 दिवसीय प्रवास पर उज्जैन पहुंची और दोपहर को महाकाल मंदिर पहुंचकर भगवान महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से समिति सदस्य राजेंद्र शर्मा और पुजारी राम शर्मा ने केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह को भगवान महाकाल का चित्र और प्रसाद भेंट कर सम्मान किया। लंबे समय बाद हुई पटवारी परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत के बाद भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई है। इसके चलते चयनित हुए पटवारी परेशान हो रहे हैं। काफी लंबे समय बाद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पटवारी भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें प्रदेश के लाखों युवाओं ने भाग लिया था और परीक्षा का परिणाम भी आया और हजारों चयनित अभ्यर्थियों ने खुशी भी मनाई। मगर ग्वालियर में NRI कॉलेज सेंटर में पटवारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्जाम में हुई धांधली के बाद मुख्यमंत्री द्वारा भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी, जिसे लेकर परीक्षा पास करने वाले चयनित पटवारियों ने शुक्रवार को कोठी पैलेस स्थित प्रशासनिक भवन पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पैरेलल ज्वाइनिंग देने की मांग की। आपको बता दें कि ग्वालियर में NRI कॉलेज में बने सेंटर पर जिन छात्रों ने परीक्षा दी थी उसमें से 7 ने टॉप 10 में जगह बनाई थी। इसके बाद से परीक्षा और चयन प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे थे। कांग्रेस ने भी इसे मुद्दा बना लिया था, वहीं स्टूडेंट्स भी सड़कों पर उतर आए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए जांच के आदेश दिए थे। एग्जाम को पास करने के लिए और कहाँ दिक्कत आई आप लोगों को, क्या लग रहा है अभी? सर, एज अ मैरिड वुमेन तो बहुत मुश्किल आती है पढ़ने में। घर भी संभालना पड़ता है और फिर पढ़ाई के लिए भी टाइम देना पड़ता है, तो मुश्किलें तो सभी को आती है। और बहुत से लोग ऐसे भी है जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, उन लोगों के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है। तो मुश्किलें तो जितना ने भी एग्ज़ाम पास किए, सब ने अपने अपने लेवल पे अपना स्ट्रगल किया है। सो स्ट्रगल तो सभी का। क्या डिमांड करना चाहिए? सर, हमारी तो सिर्फ एक यही डिमांड है कि पैरेलल ज्वाइनिंग दी जाए, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो फिर हमसे शपथ पत्र लिया जाए और हमें तो पैरेलल ज्वाइनिंग दी जाए बस। जी सर, अभी हम लोगों का जब 30 तारीख को रिज़ल्ट आया था, उसके बाद में हम सब लोगों के घर में बहुत सारी खुशियाँ आई थी। बहुत सारे लोगों के घर में पहली बार सरकारी नौकरी की सौगात आई थी। लेकिन किसी एक सेंटर पर जो ग्वालियर में है, उस पर संदेह के कारण हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने उस दिन ट्वीट किया था कि मैं पूरी भर्ती प्रक्रिया पे अभी रोक लगा रहा हूँ, क्योंकि एक सेंटर के संदेह पे अभी भर्ती प्रक्रिया को आगे वो नहीं किया जा सकता, चलाया नहीं जा सकता। फिर उन्होंने एक कमेटी बिठाने की घोषणा की थी कि मैं एक जांच आयोग बिठा रहा हूँ जो जांच करेगी कि कहाँ गड़बड़ी हुई है। तो हम लोगों की आज की मांग यही है कि हम सारे लोग जो सिलेक्टेड पटवारी हैं, जो लगभग 8600 लोग हैं, उन लोगों की मांग यही है कि हम लोग कोई भी जांच के विपक्ष में या जांच के अपोज में नहीं बोलना चाहते। हम सब लोग जांच से सहमत है, आप जांच करिए। हम लोगों का तो यह भी कहना है कि हम लोगों की नियुक्ति जांच के साथ साथ दे दी जाए, और नियुक्ति के साथ में जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएँ तो उसके साथ हमारे से एक शपथ पत्र लिया जाए, जिसमें हम लोग बाकायदा लिख के देने के लिए तैयार हैं कि अगर हम लोग कोई दोषी पाया जाता है तो हमारे ऊपर बिल्कुल कानूनी कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस अंक में इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24। नमस्कार।